एक अभी इंटरनेट पे एक मीम्स या फिर वीडियो वायरल हुई थी कि गूगल मैप नदी में काम नहीं करता है। चंडीगढ़ प्लांट शहर है। प्लांट वाई उसको स्पेशली प्लान किया गया है फ्रॉम स्क्रैच, मतलब वो ऑर्गेनिकली नहीं बना है। ओके, कि बैंगलोर का वेदर इतना अच्छा क्यों है? गवर्नमेंट टैक्सेशन में कई लेवल्स पे इसको यूज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हमेशा चाहती है, आज नो वन वुड लाइक टू गो टू दिल्ली एंड वर्क इन दिल्ली। इवन गुड़गांव और एनसीआर का पूरा बेल्ट इतना क्यों वर्स्ट हो गया? वो थोड़ा कितना हीट एक सिटी इमिट कर रहा है, उसके लिए भी आपको वर्टिकल प्रोफाइल चाहिए होगी। जो गूगल मैप होता है, हाँ। या गूगल का लोकेशन है, जो गूगल का एंड्रॉइड एप्लीकेशंस में लोकेशन आप इनेबल करो डिसेबल करो, तो ये भी या जियो स्पेशल बेस्ड है या फिर बस वो जीपीएस चिप बेस्ड? हर दुनिया 3D में है, तो अगर आपको एक्चुअली कुछ डेवलप करना है जो रियल लगे, तो उसके लिए आपको थर्ड डायमेंशन इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। क्या डेटा साइंस रिप्लेस हो जाएगा एआई के द्वारा? मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये सैलरीज 12 लाख पर एनम से रेंज कर सकती है, इवन टिल करोड़ इन प्राइवेट सेक्टर। पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेगा उनके लिए जो जनरेटिव एआई के बारे में जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट में एआई में जानना चाहते हैं। अगर कभी फ्लाइट में अगर आप ओपन करके गूगल मैप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको आपकी लोकेशन नहीं आएगी, लोकेशन आएगी। नमस्कार दोस्तों, अर्चित जन पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। गूगल मैप्स आप सब यूज़ करते हैं, पर गूगल मैप्स के पीछे यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज के एपिसोड में हमने बात की है। इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है कि बैंगलोर का वेदर इतना अच्छा क्यों है, और डेटा माइनिंग के बारे में और डेटा साइंस के बारे में और बहुत कुछ। इस पॉडकास्ट में हमने रियल लाइफ से रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है वैभव कुमार जी, जो आईसर भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को हम स्टार्ट करते हैं, और मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ अर्चित जन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिले और हम और अच्छे पॉडकास्ट लेके आ सकें। तो वैभव सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ सर। तो सर, आज मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा डेटा साइंस के ऊपर। श्योर, ठीक है। डेटा साइंस करता क्या है? डेटा साइंस आपको ये भी एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड ही है, जिसमें आपको कई सारे फील्ड्स एक साथ आते हैं। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स भी आता है। तो ये सभी जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, ये डेटा को चर्निंग करती है। उनसे ये पता चलता है कि हाँ, डेटा में क्या इन्फॉर्मेशन है, आप उससे क्या इन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो गिवन अ डेटा आप उससे क्या एक्सट्रैक्ट करते हो और आपके किस यूजेस में आता है, ये डेटा साइंस काम करता है। तो डेटा साइंस में एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है? मशीन लर्निंग डेटा साइंस का एक सब फील्ड है। इसमें जो भी प्रेडिक्टिव एनालिसिस होती है, जैसे मैंने कुछ आपको समझाया और आपने उसको समझ लिया, उसके बाद अगर मुझे नेक्स्ट टाइम अगर कुछ और पूछना है और आपको क्या आंसर आप देने वाले हैं, तो वो मशीन लर्निंग एक सब फील्ड है जो डेटा साइंस के ऊपर बिल्ट है। उसके जो कोर में है वो डेटा को समझना, किस तरीके के उसके एप्लीकेशंस आने वाले हैं मशीन लर्निंग के, वो एक डिफरेंट फील्ड है। लेकिन उससे पहले आपको डेटा को समझना पड़ेगा, तो वहाँ डेटा साइंस एज ए कोर लाई करता है। तो वाई डेटा साइंस? अभी जैसे आप देखोगे लास्ट सर्टेन ईयर्स में डेटा साइंस हमेशा से ही था, स्टैटिस्टिक्स वगैरह हमेशा से ही थी इसकी जो एक्चुअल कोर है। लेकिन अभी कुछ सालों में हमारे पास कई सारे एडवांसमेंट्स हुई हैं डेटा में ही। उसमें आप कह सकते हैं डेटा का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है, जिस स्पीड से डेटा आ रहा है वो बढ़ गया है, और आपके पास टूल्स भी आ गई हैं, नई नई एल्गोरिथम्स जो पहले लोगों ने प्रपोज की थी, अब उनके पास वो फैसिलिटी हार्डवेयर की तरह आ गई है, जिस पे वो उसको यूज़ करके उस डेटा से इंफॉर्मेशन लाए। वरना पहले एक डिस्कनेक्ट हुआ करता था। अगर आपके पास टूल्स थे तो डेटा का सोर्स नहीं था, आपके पास डेटा था और टूल्स भी थे, लेकिन आपके पास इम्प्लीमेंट करने का तरीका नहीं था। तो कंप्यूट भी एक मेजर फैक्टर है। तो ये तीनों अभी आज के समय में कॉम्प्लीमेंट करती हैं इस फील्ड को एक्सपोनेंशियली राइज करने में। अच्छा, बट एक क्वेरी इंटरनेट पे बहुत पूछी जाती है, क्या डेटा साइंस रिप्लेस हो जाएगा एआई के द्वारा? नहीं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड है। हाँ। और डेटा को समझने में भी एआई मदद कर सकता है,
और एआई के मॉड्यूल्स में डेटा साइंस ही मदद करता है। जैसे आप कोई एक मॉडल डेवलप कर रहे होते हैं तो आपको डेवलपमेंट वो एक ब्लैक बॉक्स नहीं हो सकता। इनफैक्ट अभी आप एथिकल एआई एक बहुत बड़ा इवॉल्विंग फील्ड है जहाँ पे आपको ये भी बताना होता है कि आपने जो बिल्ड किया है वो एक्चुअली में उस बॉक्स के अंदर क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि ये रिज़ल्ट आए कैसे हैं। तो कई सारी कंट्रीज़ ने उसको एज ए रूल भी बना लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसकी तरफ काफ़ी काम कर रही है। तो यानी कि आपको पहले अपना डेटा समझना पड़ेगा, ये डेटा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, एआई मॉडल उस डेटा से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, तभी ये एआई भी आगे बढ़ रहा है। ओके, स्टैटिस्टिक्स कितना ज़रूरी है डेटा साइंस के लिए? स्टैटिस्टिक्स ही कोर है डेटा साइंस के कॉम्प्लेक्स टूल्स बनाने का। स्टैटिस्टिक्स हो या मैथमेटिक्स के और भी कई सारे फील्ड हैं, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस या और भी जो मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी, इन सभी से ही डेटा साइंस के मॉडल्स बनते हैं। तो अगर कोई भी इनकी बेसिक्स को नहीं समझेगा तो वो कभी भी अच्छा डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकता। नहीं। तो अगर सर मैं बात करूँ डेटा साइंस, एआई, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, तो ये सब क्या एक ही हैं या फिर ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करते हैं आपके हिसाब से? हाँ, नहीं, मतलब ये आप कह सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, पहले एक्चुअली में मुझे हम लोगों को इसके पीछे की माइंडसेट को समझना पड़ेगा, फ़िलॉसफी को समझना पड़ेगा। एआई की फ़िलॉसफी जो रही है वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स बनाने के साथ डेवलप हुई थी। उनका एक विज़न था जो 1956 में एक्चुअली में इस टर्म को कॉइन किया गया था। और उनका विज़न था कि जो भी टफ़ प्रॉब्लम्स होंगे उनको एक इस तरीके से एक सेटअप बनाया जाए जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर पाएँ। कई सारे कंप्यूटर साइंस में बड़े हार्ड प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, तो एआई क्या वो काम कर पाएगा, इस माइंडसेट से उसको लाया गया था। तो अब ऐसा कभी नहीं होगा कि अब इस उभरते दौर में जब आपके पास डेटा को एनालाइज करने के तरीके बढ़ते जा रहे हैं और अल्टीमेटली अगर वो बढ़ रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स सॉल्व करने के भी तरीके बढ़ ही रहे हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई किसी को रिप्लेस करेगा। अब एआई अगर कोई डेटा का एक काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्टेन टाइप ऑफ डेटा है, मुझे उसमें कुछ स्ट्रक्चर पता करना है, कुछ पैटर्न पता करना है, या मुझे कोई मिसिंग चीज़ प्रिडिक्ट करनी है, तो वहाँ एआई डेटा बनाने में भी मदद कर रहा है और डेटा को समझने में, स्टैटिस्टिक्स लगाने में या कोई भी एक तरीका लगाने में जिससे एआई बेनिफिट हो, तो ये पैरेलल चल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी को हटाने वाला है, ये दोनों अभी मर्ज हुए हैं या एक तरीके से कर रहे हैं हम लोग इंटरविंड हुए हैं, तो इस वजह से ये फील्ड एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो डेटा साइंटिस्ट एग्जैक्टली करता क्या क्या है? मतलब वो डेटा को क्लीन करता है या क्या क्या करता है? डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वर्क हैं उस पर। डेटा एक बार जब आपके पास आ जाता है तो डेटा स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड कहने का मतलब बड़े ही एक फिक्स स्ट्रक्चर में, ताकि आप उसको लें और आप अगर खुद ही एक मॉडल है तो आपको पता होगा कि हाँ इस डेटा में ये चीज़ है तो मुझे इसको ऐसे यूज़ करना है। और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है जिसमें पता ना हो कि ये किस फॉर्म में लाई करता है, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाना है। डेटा मिसिंग भी हो सकता है, तो उनको क्लीन करना, कुछ अगर ऐसा डेटा है जो अच्छा नहीं है, आपके नाम के आगे 1111 लग गया, तो मुझे उसको क्लीन करना पड़ेगा कि नहीं मुझे नाम चाहिए, वो वाला पार्ट नहीं चाहिए, किसी ने गलती से उसमें लगा दिया है। तो एक क्लीनिंग का प्रोसेस है। तो अंटिल जो डिफरेंट स्टेजेस मैंने बताया कि खूब सारा वॉल्यूम आना, खूब सारी वैरायटी आनी, तो डेटा के जितने भी ये स्टेजेस हैं उन सब को आप डील करते हैं पहले एक सर्टेन प्री प्रोसेसिंग स्टेप पे। उसके बाद जब एक अच्छा डेटा बन जाता है तो आप टास्क स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि मैं इस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, ये फॉरकास्टिंग टास्क है, तो मैं वहाँ पे मशीन लर्निंग का काम करूँगा। मुझे अगर डेटा मिल गया, मुझे पता करना है कि इस डेटा में कुछ पैटर्न है क्या, तो मैं उसमें पैटर्न एनालिसिस करूँगा। तो पहले डेटा बनना फॉर श्योर अच्छा होता है, फिर उसके बाद टास्क आते हैं, स्पेसिफिक टास्क। फिर आप चाहते हैं मैं उसको डेटा को विजुलाइज़ करूँ ताकि मैं उससे भी कुछ पता कर पाऊँ। जैसे हिस्टोग्राम एक बड़ा ही सिंपल तरीका है, वो आप देख के बता देंगे कि हाँ ये डेटा का सर्टेन वेटेज किधर आता है। तो वो डिफरेंट स्टेजेस में आते हैं डिपेंडिंग अपॉन टास्क। लेकिन हाँ, क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी डेटा साइंस टास्क में। सर जैसे मैं मान लो अपने यहाँ इलेक्शन का डेटा कितना होता है, हाँ। तो आज तक उस पर डेटा एनालिटिक्स का काम हुआ नहीं हुआ, ये चीज़ अपन साइड रखते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं बस, कि मेरे पास भोपाल डिस्ट्रिक्ट का या बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट का एक डेटा आया इतना सारा, तो उसकी क्लीनिंग कैसे होगी? मतलब पहले उसको किस तरीके से आप
जो आपने भी एक्सप्लेन करा उसको आप इसमें एग्जांपल के हिसाब से एक्सप्लेन करोगे? जनरली जो आप शायद सेंसस की बात कर रहे हैं। हाँ, सेंसस डेटा। तो सेंसस डेटा जो है वो काफ़ी यूज़ होता है। इनफैक्ट आप जितने भी पॉलिसी बेस्ड एप्लीकेशन देखेंगे जहाँ पे ये पता करना हो कि हाँ ये मैंने इंटरवेंशन बनाया है, और वो अल्टीमेटली इंटरवेंशन ह्यूमन के लिए ही होता है, हम जो रहते हैं सिटीजन के लिए होता है। तो सिटीजन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेमोग्राफी और सब कुछ वो पता होना करना बहुत ज़रूरी है। तो सेंसस डेटा जैसा लोग समझते होंगे वो यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। सेंसस डेटा ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में यूज़ होता है कि किसको एक्चुअली में डिलीवर हो रहा है। तो वहाँ पे ये जो डेटा का टास्क है आप बता रहे हैं, जनरली ये जब हम लोग इस तरीके का कोई टास्क करते हैं तो हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इस तरीके का माइंडसेट उनका पहले से ही होता है कि इसको मिनिमम से मिनिमम एम्बिग्विटी इसमें रखनी है। तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही कैप्चर किया जाता है और उसके बाद ही लोग उसको यूज़ करते हैं अपने पास। तो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। लॉस ऑफ डेटा वहाँ पे बड़ा मुश्किल है। हाँ, स्केल ऑफ डेटा बढ़ाने का काम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वार्ड लेवल का अगर कोई नंबर है कि हाँ यहाँ पे 60% वीमेन रहती हैं और आप चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे पता चले कि मेरे मोहल्ले में कितनी वीमेन है, तो आप एक डेटा पॉइंट ले लेते हैं अपने मोहल्ले का, वार्ड लेवल का आपके पास डेटा पॉइंट हो, फिर आप कुछ डेटा एनालिटिक्स लगा के सर्टेन इन्फॉर्मेशन जनरेट कर देते हैं। तो उस तरीके के भी टास्क यहाँ पे होते हैं। तो ये अगर आप बोल रहे हैं क्लीनिंग करना, तो ये स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जनरली, और उससे फिर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का काम ज़्यादा होता है इंस्टीड ऑफ क्लीनिंग। और सेंसस डेटा के ऊपर एक इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली काम को भी करती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, अगर जहाँ तक मुझे नाम याद है वो मुंबई में। अच्छा। तो वहाँ पे भी अच्छा रिसर्च इस डेटा के ऊपर चलता है। ओके, तो ये डेटा हो गया। अनफिल्टर्ड डेटा कौन सा होता है जिसमें मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो आप अभी कह रहे थे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन, उसके एग्जांपल या टाइप्स होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी कई तरीके का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्वीट हो गया, ट्विटर का डेटा। हाँ, ट्वीट अगर आपने कुछ ट्वीट कर दिया है और आपने उसमें लिख दिया है, कुछ इंग्लिश लिख दिया है, कुछ हिंदी लिख दिया है, कुछ उसमें नंबर्स लिख दिए हैं, कुछ भी आपने लिख दिया है, तो अब उसमें कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है जो प्री डिफाइंड हो। उसको मुझे एक स्ट्रक्चर में डालना पड़ेगा कि अच्छा ये वर्ड को करस्पॉन्ड करता है, ये अल्फ़ाबेट को करस्पॉन्ड करता है, ये नंबर को करस्पॉन्ड करता है, ये सर्टेन लोकेशन को भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्वीट कर दिया कि मैं अभी यहाँ आया हुआ हूँ, लुकिंग गुड, या इस तरीके से कुछ ट्वीट कर दिया, तो उसमें से स्ट्रक्चर ढूंढना कि हाँ अच्छा ये लोकेशन को करस्पॉन्ड करता है। तो वो एक एग्जांपल है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टू स्ट्रक्चर्ड डेटा बनाना। ओके। ट्विटर के अलावा व्हाट्सएप का डेटा भी अनस्ट्रक्चर है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उसमें आप किसी स्ट्रक्चर कहने का मतलब हुआ यहाँ कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न जो आपने प्री डिफाइंड कर रखी हो कि अच्छा हाँ मैंने ये 4 कॉलम बनाए हैं, इसमें एक आपका नाम आएगा, इसमें आपकी एज आएगी, इसमें आपका लेट्स से आप स्टूडेंट है तो आपका रोल नंबर आएगा। तो हर डेटा जो आएगा वो इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में आएगा, तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। और कोई एक ऐसा डेटा जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, खूब सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक पैटर्न में आती है या नहीं, तो फिर उसमें से एक्सट्रैक्शन करके उसको अगर आपने कोई एक डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाई है तो उसमें डालना पड़ता है। जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप्स मान सकते हैं अपन कि मतलब उसमें सबसे ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आता है कि कोई वीडियो भेज देता है, कोई इमेज भेज देता है, कई बार कोई कुछ भी भेज सकता है, कुछ भी भेज सकता है। इनफैक्ट तो आपको व्हाट्सएप के डेटा पे कुछ साल पहले जो नेपाल में अर्थक्वेक हुआ था तो उसमें वॉलंटियर एलोकेशन के लिए व्हाट्सएप के डेटा को यूज़ किया गया था कि किस तरीके के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होते हैं, ताकि फ्यूचर में जब ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनेगा तो कैसा स्ट्रक्चर हमें वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है और फिर पास करना है। ओके, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है जो आपने बिना बोले समझ लिया। हाँ, वो इम्पॉर्टेंट फील्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो डेटा माइनिंग होती है वो कहाँ पे, इन सब के सबसेट है या फिर ये भी एक सबसेट है? मतलब अच्छा। आपके पास एक डेटा है, हाँ, और आप उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो वो डेटा माइनिंग कहा जाता है। अच्छा। तो पहले ये डेटा माइनिंग टर्म हुआ करता था कि हाँ डेटा आया हुआ है, मुझे ऐसे टास्क के लिए कुछ माइन करके लाओ, हिस्टोरिकल डेटा है आप उससे निकाल के लेकर आओ। तो लोग उससे एनालिटिक्स लगाते थे, बताते थे कि हाँ भाई ये पैटर्न है, मैंने इसको माइन कर लिया है। तो वो डेटा माइनिंग था, वो डेटा साइंस के अम्ब्रेला के अंदर एक सब पार्ट है। ओके,
जो data.gov.in करके एक वेबसाइट है, तो वो क्या एक गवर्नमेंट के डेटा का API सेट है या उससे डेटा अपन निकाल सकते हैं? वो एक नहीं सेंटर वो कम्प्लीटली फ्री डेटा, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी डेटा रिपोजिटरी है। हाँ। हमने भी कई बार यूज़ किया है, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे रिसर्चर्स यूज़ करते हैं उसको। वहाँ पर गवर्नमेंट जो भी डेटा प्रिपेयर हो जाती है उसको चेक करने के बाद थॉरोली वहाँ पे उसको पोस्ट करती है ताकि आप उसको फिर फर्दर यूज़ कर सकें। ओके। जैसे आप सेंसस डेटा आपने बोला है, हाँ। क्राइम का डेटा हो गया, कुछ भी एक डेटा सेट जो लगता है कि हाँ अनटिल ये पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा तब तक इससे बेटर इंटरवेंशंस नहीं बनेंगे, तो वो गवर्नमेंट वहाँ पे पुट करती है। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है भी नहीं कि हाँ डेटा ओपन करना है। तो ये एक और मेरे पास पॉइंट आता है, जब अपन आजकल सोशल मीडिया और ये अपना फ़ोन अपना पूरा डेटा लेता है। हाँ। ये बात फैक्ट ये फेसबुक ने भी अनऑफिशियली ऑफिशियली कही है, उनके एग्रीमेंट में भी लिखा रहता है, सब जगह ये चीज़ें मैंशनड हैं। तो ये सब डेटा भी क्या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है या फिर स्ट्रक्चर्ड डेटा है? फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ। थोड़ी देर बाद मैं फ़ोटो खिंचवाने बाहर चला जाऊँगा, तो ये सब क्या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का ही टाइप है, क्या है? नहीं, फ़ोटो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है। हाँ, नहीं फ़ोटो नहीं, जो सोशल मीडिया और ये जो कंपनीज हैं जो हाँ। अपना डेटा लेके अपने को एक एड्स दिखाते हैं, हाँ। तो ये क्या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है या स्ट्रक्चर्ड डेटा है? नहीं, इसको एक तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्या एक्सट्रैक्ट करना है उसका फॉर्मेट उन्होंने बनाया होगा। क्योंकि मैंने देखा नहीं है उन्होंने क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन अगर लेट्स सपोज वो कुछ एक्सट्रैक्शन करते हैं तो एक फॉर्मेट उनके पास डिफाइंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोकेशन ऑन किया तो मुझे पता है कि हाँ मुझे लोकेशन से ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है और इसको इस स्ट्रक्चर में डालना है कि हाँ ये लैटिट्यूड होगा, ये लॉन्गिट्यूड होगा। या अगर आप कोई फ़ोटो क्लिक करें और लेट्स सपोज कोई कंपनी उसको यूज़ करती है तो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है। हाँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड डेटा मल्टी मॉडल डेटा हो गया, क्योंकि वो डेटा टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, लैट लॉन्ग हो सकता है, डिफरेंट तरीके ऑडियो भी हो सकती है। तो ये मल्टी मॉडल डेटा है, अलग अलग तरीके से उनका यूजेस हो सकता है, उनके अपने स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो क्या वो स्ट्रक्चर्ड है, ये क्वेश्चन ज़्यादा रेलेवेंट है कि जो ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या क्या वो स्ट्रक्चर्ड है। तो ऑब्वियसली ऑडियो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है, इमेजेस हाँ वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो वो ये क्वेश्चन उस फ्रेम में ज़्यादा सूटेबल है। हाँ। अच्छा, और जो YouTube का सर्च रिकमेंडेशन बताता है, मतलब आपको भी नहीं पता अगला शॉट कौन सा आप देख रहे हो, स्वाइप इन स्वाइप आउट कर रहे हो, आपको नहीं पता कि कौन सा अगला आने वाला है, लेकिन उन्हें पता है। तो ये भी क्या डेटा के हिसाब से रन करता है? हाँ बिल्कुल। इसमें आपने जब कुछ अकाउंट बनाया, हाँ, तो आपकी सारी हिस्ट्री सेव होती है, एक हिस्ट्री पूरी सेव है। अच्छा, इस पर्सन ने इस एज का है, वो यहाँ रहता है, भोपाल में रहता है, तो इसने इन चीज़ों को सर्च किया है। तो यानी कि अब एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस होना शुरू हो जाएगा कि हाँ गिवन दीज एट्रीब्यूट्स या ये डेटा देने पे पॉसिबली ये चीज़ उसकी नेक्स्ट चॉइस होगी। तो वो रिकमेंडेशन सिस्टम्स इस पे काम करते हैं। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर नहाते हैं, तो कोई एक बच्चा भी है वो भी बता देगा कि अच्छा आप तो अभी ऑफिस जाने वाले हैं। हाँ। तो वो इसका मतलब वो एक बच्चा ही है मॉडल, वो बच्चा बार बार उस चीज़ को देख रहा है और उसको पता है कि हाँ अब ये नेक्स्ट चीज़ ये आने वाली है। ओके। तो ये जो जैसे YouTube का रिकमेंडेशन सिस्टम है या Instagram का जो फीड है और YouTube का शॉर्ट्स का फीड है, तो ये सब क्या बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे वर्क करते हैं या स्ट्रक्चर्ड डेटा पे वर्क ऑन करते हैं? नहीं, ये आप देखिए डेटा स्ट्रक्चर होने का जैसे मैंने बताया कि मतलब है कि एक डेटा जो किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में हो, प्री डिफाइंड फॉर्मेट में, तो वो स्ट्रक्चर्ड है। अब लेट्स सपोज आप वीडियोस पे वर्क करते हैं तो आपके वीडियो का एक स्ट्रक्चर डिफाइंड है। यहाँ डेटा मल्टी मॉडल हो सकता है कि अच्छा आप वीडियोस, इमेजेस या कुछ भी आप, तो डिफरेंट टाइप के डेटा होगा। ये डेटा स्ट्रक्चर है या नहीं उस पर डिपेंड करेगा, या आप उसको एक्यूमुलेट करके स्ट्रक्चरली सेव कर रहे हैं या नहीं, तो वो एक स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाएगा। तो ऑब्वियसली चूंकि ये पहले से ही स्ट्रक्चर्ड हैं तो बहुत ही ईजी है उनको स्ट्रक्चर कर पाना। करेक्ट। तो इस तरीके से ही काम करते हैं। तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट आपका जो कोर सेक्टर है जियो स्पेशल एआई, करेक्ट? तो इसको डिफाइन करोगे क्या होता है जियो स्पेशल एआई? ये एआई, जैसे अभी हमने एआई के बारे में बात की, वैसे ही जियो स्पेशल एआई जो है वो जियो स्पेशल डेटा यूज़ करता है। जियो स्पेशल डेटा वो होता है जो जिसके पास एक और इन्फॉर्मेशन होती है कि ये कहाँ का है। तो हम जो करता हूँ उसमें कहाँ का है इन्फॉर्मेशन एआई के साथ कंबाइन करता हूँ
और जो आउटपुट आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए ताकि हम लोग इस तरीके की बात करें कि अगर कोई चीज़ हुई है तो वो यहीं क्यों हुई है, और क्या ऐसा कोई पैटर्न है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर बोला जाए कि आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपको कोयले का खदान बनाना है, तो आप बड़े आसानी से कह देंगे कि मैं तो धनबाद जाके ही उसी के अगल बगल करूँगा, हिमालय में तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ यहीं हुई है तो ज़्यादा चांसेस है इसके होने के, यहाँ होने की। तो वो यहाँ कोई एक लोकेशन पॉइंट करना वो जियो कॉम्पोनेंट जियोग्राफी से रिलेटेड है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो आती है, और वो इन्फॉर्मेशन 2 डायमेंशनल फॉर्म में आ सकती है, 3 डायमेंशनल फॉर्म में आ सकती है। हम मेरे रिसर्च में हम लोग उसको सैटेलाइट के थ्रू, यूएवी डेटा के थ्रू, अलग अलग कैमरा भी हो सकते हैं जो सेंसर्स हो सकते हैं, आईओटी सेंसर्स भी होते हैं जो ये भी इंफॉर्मेशन बस साथ में दे कि हाँ ये कहाँ का है। तो अगर कोई भी चीज़ कहाँ की हो गई तो वो जियो स्पेशल एआई के अंदर आ गई। इवन आप जो ट्वीट करते हैं तो वो आपको जियो स्पेशल तो नहीं लगता होगा, लेकिन अगर आपने वो लिख दिया कि हाँ मैं इस जगह पे आया हूँ तो मैं उससे बता दूंगा कि हाँ ये यहाँ पे है। तो अगर अच्छा मोस्टली पीपल जो होते हैं वो ट्वीट तभी करते हैं जब वो यहाँ जाते हैं, तो वो इंटरवेंशंस उसके अराउंड बिल्ड होके आते हैं। तो वो जियो स्पेशल एआई को अगर बड़ी स्ट्रेट टर्म में, अंडरलाइन टर्म में बोला जाए तो ऐसा एआई का फील्ड जो जियो स्पेशल डेटा को यूज़ करता हो, और जियो स्पेशल डेटा कहने का मतलब ऐसे डेटा सेट्स जो जिसके साथ ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि ये कहाँ को करस्पॉन्ड करता है, तो वो जियो स्पेशल एआई। करेक्ट। तो मैं इसे स्पेशली स्मार्ट सिटीज़ अर्बन प्लानिंग में यूज़ करता हूँ। ओके, तो अर्बन प्लानिंग क्या होती है, इसको बताओगे आप? अर्बन प्लानिंग को बड़े सिंपल टर्म में हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी हम लोग अभी अगर हम लोग इस तरीके से सोचें, प्रोजेक्शन जो है कि 2030 तक 50% से ज़्यादा लोग सिटीज़ में रहेंगे। तो सिटी में रहना, अर्बन एरियाज़ में रहना हमेशा से एक हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को जॉब की, रहने की एक्सेसिबिलिटी ईजी होती है, अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। तो अर्बन प्लानिंग में सभी चीज़ों को कैटर किया जाता है कि अगर एक सिटीजन यहाँ रहने वाला है तो वो कैसे बने एक अर्बन एरिया, और वो कैसे बने उसके कई सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, कितना सेफ़ है, डिज़ास्टर प्रोन ना हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, जो भी चीज़ें हम लोग अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ में चाहते हो उसको कंसीडर करते हुए एक एरिया अगर हमने बनाया तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा हाँ ये प्लान है या नहीं ये अर्बन एरिया। तो वो अर्बन क्या चीज़ कैसे प्लान होनी चाहिए और कहाँ प्लान होनी चाहिए, वो अर्बन प्लानिंग के अंदर आता है। ओके, तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि बैंगलोर का वेदर इतना अच्छा क्यों है? बैंगलोर शुरू से ही बहुत ही ग्रीन रहा है। वहाँ पे कई सारे लेक्स भी रहे हैं। लेक क्या होते हैं, वो हीट आइलैंड इफ़ेक्ट को कम करते हैं, गर्मी को सोखते हैं, और पेड़ भी वही काम करते हैं। और साथ ही साथ बैंगलोर जो है वो अराउंड, जहाँ तक मैं अगर सही से बता पाऊँ, अराउंड 512 या समथिंग एल्टीट्यूड पे है। तो जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड वाइज ऊपर जाते हैं, समुद्र की ऊंचाई से, हाँ समुद्र की ऊंचाई से, तो आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। तो अगर सेम ग्रीन एरिया हो, सेम लेक हो, सब कुछ हो, और उसकी ज्योग्राफी ऐसी हो तो वो उसको ठंडा रखेगा। ओके, तो वो उसको सपोर्ट करता है। साथ ही में और भी ज्योग्राफिकल चीज़ें होती हैं जो सपोर्ट करती हैं कि अगर लेट्स से सर्टेन डिस्टेंस पे कोई पहाड़ हो या कुछ हो, विंड कैसे फ्लो करता है उसके अराउंड। तो काफ़ी चीज़ें, बहुत सारे डायनामिक्स यहाँ पे आते हैं। कितना दूर वो सी से है, कितना दूर वो किस चीज़ से, वो सब कुछ उस पर इम्पैक्ट करता है। शायद एक वेस्टर्न घाट में मैंने एक बार पढ़ा भी था, वेस्टर्न घाट्स का रीजन उस तरफ है, और वहाँ पे एक गैप है पहाड़ के पूरे सेटअप में जो घाट्स हैं, तो वो एक तरीके से एक आप बोल सकते हैं थ्रस्ट की तरह काम करता है, जहाँ एयर आकर डिस्पर्स भी करती है। फिर वो हाइट पे जैसे जैसे आती है तो ठंडी होती जाती है। तो मेरे ख्याल से वो मेजर रीज़न वो भी एक है। लेकिन अगर आपकी सिटीज़ ग्रीन है और आपने अच्छे से प्लान किया है तो फॉर श्योर वो हमेशा ठंडी रहेगी। और दिल्ली का वेदर क्यों इतना वर्स्ट हो गया है? आज नो वन वुड लाइक टू गो टू दिल्ली एंड वर्क इन दिल्ली। इवन गुड़गांव और एनसीआर का पूरा बेल्ट इतना क्यों वर्स्ट हो गया? वो थोड़ा मेरे ख्याल से क्लाइमेट साइंटिस्ट इसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं अपने लेवल पे इसको बताता हूँ। वो ज्योग्राफी, अनप्लान्ड तरीके, और जैसे मैंने बताया नेबरहुड में भी क्या होता है, और ज्योग्राफिकली जो है वो दिल्ली में हवा आती है और रुक जाती है ठंडे के समय में, तो जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। अब वो हवा रहेगी तभी तो वो डिस्पर्स होंगे।
या तो उसमें पानी हो तो वो डिस्पर्स नीचे आ जाएं या फिर तो सस्पेंडेड रहेंगे। फिर उधर से पराली भी है एक, वो भी एक कंट्रीब्यूटर है। दिल्ली ने बहुत ही ज़्यादा इमिग्रेशन देखा है, तो अमाउंट ऑफ व्हीकल्स जो वहाँ चल रहे हैं वो भी बहुत हाई है। जो अर्बन डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई राइज और इस तरीके का हुआ है, तो वो भी एक हीट आइलैंड को सपोर्ट करता है और ग्रीनरी कम्प्लीटली कम हो गई है। तो सारा ओवरऑल फैक्टर मिला के और इंडस्ट्री बनी है, तो सब कुछ एज ए, जैसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन में बहुत सारे वेरिएबल हैं, तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स मिला के ये उसका आउटकम है। ओके, आप जैसा बता रहे थे चंडीगढ़ का वेदर भी बहुत अच्छा है। नहीं, चंडीगढ़ प्लांट शहर है। प्लांट वाई? उसको स्पेशली प्लान किया गया है फ्रॉम स्क्रैच, मतलब वो ऑर्गेनिकली नहीं बना है। ओके, ऑर्गेनिक कहने का मतलब जो खुद से समय के साथ डेवलप होता है और उसमें प्लानिंग इंटरवेंशंस लाई जाती है, वो फ्रॉम स्क्रैच ग्रीनफील्ड से डेवलप हुआ है। और वहाँ पे पहले उसकी प्लानिंग की गई है कि अच्छा हाँ ये इस तरीके से सेक्टर्स बनेंगे, हर एरिया में एक पार्क होना चाहिए, इसकी शॉपिंग रीजन इतनी होनी चाहिए, शॉपिंग एरिया, रोड इतने चौड़े होने चाहिए, पेड़ का ग्रीन कवर इतना होना चाहिए, मिनिमाइज़ करना हो आपका ट्रैवल ताकि आप मिनिमम से मिनिमम व्हीकल यूज़ करें। तो वो सब कुछ प्लान करके और बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से उसको बनाया गया। तो एक क्लासिक केस है अच्छे प्लानिंग का। ओके, फ्रॉम ग्रीन फील्ड। ओके, तो अब मैं एआई के बारे में बात करूँगा। तो जियो स्पेशल में एआई कैसे यूज़ होता है? मतलब आप अर्बन प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें एआई का कहाँ यूज़ हो रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप कार से या किसी चीज़ से आए होंगे, हाँ, तो सबसे पहले आपने जो चीज़ की होगी वो रूट ही देखा होगा। हाँ, करेक्ट। तो रूट देखने में आपने सोर्स और डेस्टिनेशन डाला होगा और आपको एक रूट मिल गई होगी, लेकिन वो सोर्स तो एक लोकेशन है और डेस्टिनेशन एक लोकेशन है। बीच में जो काम आपने किया जिसने आपको एक्चुअली सॉल्व करके दिया वो एआई है। करेक्ट, मैप्स। हाँ, जो आप मैप्स तो जियो स्पेशल मैप हैं, हाँ, लेकिन ये रूट ही मिनिमम होनी चाहिए ट्रैवल की, या ये रूट ही मिनिमम होनी चाहिए डिस्टेंस वाइज। तो वो जो एक्चुअली में जो एल्गोरिथम उसके पीछे रन कर रहा है वो एआई है। तो बट है ना, एक शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होती है, दे आर यूजिंग दिस, तो क्या वो यूज़ हो रही है या फिर एआई का यहाँ पे यूज़? एआई जो है वो सिर्फ मशीन लर्निंग नहीं है, हाँ, उसको मॉडर्न एआई कहते हैं। अच्छा, मतलब एआई के भी डिफरेंट टाइम पीरियड्स रहे हैं। पहले इसको बड़ी सर्च माइंडसेट से, जहाँ पे जैसे सर्च टेक्निक्स होते थे वो इनिशियल एआई के कंपोनेंट्स थे। फिर उसके बाद फॉर्मल और रिप्रेजेंटेशंस में शुरू हुआ वर्क। फिर जब कंप्यूट ईज आ गया हमारे पास तो हम लोग मॉडर्न एआई में हैं, जहाँ पे खूब सारे प्रेडिक्शन मॉडल्स और भी सोफिस्टिकेटेड बन रहे हैं। जैसे अभी एक कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो उनका पेपर तो शायद 1997 में ही आ चुका था। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, हो सकता है ये टाइम पीरियड 1994 भी हो, लेकिन जो एक्चुअल पेपर जिसने ये पूरा डीप लर्निंग एक्सप्लोर किया और शायद 2014 में आया था। तो हमेशा से ही डेटा था, हमेशा से ही मॉडल थे, लेकिन आपके पास कंप्यूट नहीं था। और अब ये मॉडर्न एआई होगी तो ये रूट फाइंडिंग भी एक पार्ट ऑफ एआई के ही एक फील्ड में, सर्च एल्गोरिथम्स में आ गई। तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एनपी हार्ड प्रॉब्लम है। आप उसको अगर एआई की किसी तरीके से, लेट से जेनेटिक एल्गोरिथम है वो आपको फाइंड करके वो रूट दे दे, तो वो एआई का प्रॉब्लम हो गया। या आपके पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि हाँ प्रिडिक्ट करो इसको किस रूट में जाना है। जैसे अभी हम लोग एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं जो विमेन सेफ्टी से रिलेटेड है और एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड है। उसमें हम लोग आपको वो रूट्स देंगे जो वॉकेबल हो या ग्रीन हो या सेफ़ हो या एक्सेसिबल हो इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए। तो उसके लिए इनपुट इमेजेस भी होते हैं, हम लोग इमेजेस के थ्रू पता करते हैं यहाँ क्या है जिससे वो सेफ़ है। उस एट्रीब्यूट्स को फिर रूट के साथ इंटीग्रेट करते हैं, फिर वो आपको रूट्स देता है। तो एआई मल्टीपल फसाड्स में वहाँ पे भी जुड़ता है। और गूगल अर्थ कैसे यूज़ करता है इन सब एट्रीब्यूट्स को? गूगल अर्थ जो है वो एक रिपोजिटरी है। उनके वो सैटेलाइट डेटा, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा हो या क्राउड सोर्स डेटा हो, ग्राउंड से कलेक्टेड डेटा हो, उन सब को एक साथ कंबाइन करके वो आपके यूजेस के लिए देता है। और आप फिर उस पर सर्टेन एल्गोरिथम्स रन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता करना हो कि यहाँ पे कितने रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है इस इलाके में, तो आपको सबसे पहले उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, ये इन्फॉर्मेशन कि रेसिडेंशियल है और दूसरी कहाँ, तो कहाँ मतलब जियो आ गया।
तो आप कहेंगे अच्छा मेरे 2 किलोमीटर के अराउंड में बताओ कितने रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो 2 किलोमीटर के लिए आपको तो कुछ तो जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो कि हाँ ये रेजिडेंशियल है, तो गूगल अर्थ इन सभी का रेपोजिटरी है और फिर आप उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, तो मेन अभी आपको चैलेंज क्या आ रहा है जियो स्पेशल एआई का यूज़ करने में भी? एक्चुअली मैं इसको जियो स्पेशल एआई का चैलेंज कह सकते हैं या जनरल चैलेंज भी कह सकते हैं। कुछ मैनेजर या मैनेजमेंट लेवल की चैलेंजेस होती हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन लेवल की भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएवी की हम लोग बात कर लें तो यूएवी एक डेटा सोर्स है जो कि हाई रेजोल्यूशन डेटा देता है, और कोई भी माइक्रो लेवल आपको अगर टास्क करना है तो आपको हाई रेजोल्यूशन डेटा चाहिए होगा, लेकिन परमिशंस कई जगह नहीं होते हैं, तो आप अगर प्लान करना चाहेंगे और वो परमिशन नहीं होंगे तो आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब वैसी है तो इंटरवेंशंस बाई प्रोडक्ट है कैसा डेटा आता है। सही बात है। तो डेटा खुद ही एक चैलेंज है, और उसके बाद आपके पास वो डेटा कई बार बहुत ह्यूज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट क्लाउड्स में काम करता हूँ। पॉइंट क्लाउड्स मतलब अगर मैं आपको डिस्क्रीट तरीके से बांट दूँ तो आप पॉइंट क्लाउड हो जाएंगे। पॉइंट क्लाउड्स बहुत ही हेवी डेटा होता है, मिलियंस ऑफ पॉइंट सेकंड्स में भी कैप्चर किए जाते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि CSV में एक एंट्री डली हुई है 1 पॉइंट की और 2 मिलियन पॉइंट क्लाउड्स पर सेकंड आ रहा है। हाँ। तो आप वो कितना बड़ा डेटा है उसको कंप्यूट करने के लिए कितना कुछ चाहिए होगा, और ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी जब आप उसको रियल टाइम के साथ करना चाहें। लेट्स से हर सेकंड इतना डेटा आए, प्रोसेसिंग भी हो, फिर आपको इंटरवेंशन भी मिले, तो वो रियल टाइम में और चैलेंज है। तो डेटा बहुत हेवी होता है, जो स्पेशल डेटा उसकी भी एक प्रोसेसिंग फास्ट करना इस तरीके का भी एक चैलेंज होता है। गवर्नमेंट टैक्सेशन में कैसे यूज़ कर रहा है ये? गवर्नमेंट टैक्सेशन में कई लेवल्स पे इसको यूज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि कहाँ पे क्या अलाउड है और क्या उसके हिसाब से जो बना है वो सही है या नहीं, वहाँ पे टैक्स हम आपसे लें। आपको रेजिडेंशियल बनाना था और आपने उसको रेजिडेंशियल की तरह ही यूज़ किया है या नहीं, अगर नहीं तो मैं आपसे पैसे लूँगा जो आप एक्चुअली में जिस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो आप एक एरिया है, जिस एरिया के लिए आपको सर्टेन टैक्स पे करना होता है, तो आपने बोला कि नहीं मेरा एरिया 20 मीटर स्क्वायर है। हाँ। लेकिन मुझे अगर चेक करना हो कि एक्चुअली में है तो कोई तो इंटरवेंशन लाना होगा। तो हम लेट से हमने इमेजेस ले ली, उससे एक्सट्रैक्ट किया आपका पूरा का पूरा एरिया, फिर हमने चेक कर लिया क्योंकि अब वो जियोग्राफिकली बाउंडेड है तो मुझे उसका एग्जैक्ट एरिया मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ई संपदा लॉन्च किया है। हाँ। जिसमें आप सारा का सारा GIS मैप ऑनलाइन आपको एक्सेसिबल है। तो वो टैक्सेशन का ही एक एग्जांपल है। अगर गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ पे अगर किसी ने बैनर लगा दिया है या कुछ लगा दिया है, कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि नहीं ये तो नहीं होनी चाहिए थी या गवर्नमेंट को पता होनी चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन एक पर्सन जा के कलेक्ट करे वो बड़ा टफ टास्क है। इंस्टीड आप उसको या तो ऊपर से देख लें या ज़मीन पे रोड से देख लें, उससे आप AI को यूज़ करें, इन्फॉर्मेशन निकाल के आप उसको एज ए आउटकम बताएं कि हाँ भाई यहाँ पे ये है, वो वहाँ यूज़ है। डैमेज असेसमेंट है, आप कहीं पे भूकंप आ गया, गवर्नमेंट को आपको पैसे रिलीज़ करने हैं कि भाई आपका इतना हर्जाना बनता है, हम लोग आपको देंगे। लेकिन उतना ही बनता है या नहीं है मैं कैसे असेसमेंट करूँ? अगर मान लीजिए पूरे सिटी लेवल पे हो तो ऊपर गए, ऊपर से हमने UAV से या सैटेलाइट से डैमेज असेसमेंट पता किया, वॉल्यूमेट्रिक करना है तो पॉइंट क्लाउड जैसे चीज़ों से पता कर लिया कि नहीं इनका एक्चुअल डैमेज असेसमेंट इतना है, इतना इनको पैसा मिलना चाहिए। तो कोई भी चीज़ जिसमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी एग्जैक्ट यूजेस की, वहाँ पे जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप लोग भी क्लाउड यूज़ कर रहे हो इस सब का इम्प्लीमेंटेशन के लिए? जैसे क्लाउड इज़ द कैनवास फॉर AI। हाँ, तो आप लोग भी यूज़ कर रहे हो कई जगह अभी। हाँ, जैसे सर्वर्स के लिए तो स्पेशली हम लोगों ने कई सारे मॉडल्स हमने क्लाउड वाले ही नोड्स लेके बनाए हैं। हाँ। तो कई बार ऐसा होता है कि अभी जैसे से बढ़ रही है AI की दुनिया, तो मॉडल्स भी बड़े कंप्यूट इंटेंसिव आने लगे हैं। और आपको अगर खुद को इस्टेब्लिश करना है तो आपको दिखाना होगा कि मैं उससे बेटर हूँ, और अगर उसने X अमाउंट ऑफ कंप्यूट यूज़ करके अच्छा रिजल्ट लाया है तो आपका रिजल्ट भी X+ समथिंग आना चाहिए, बेटर आना चाहिए उससे।
तो यानी आपको भी वो रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, और आपने अगर फिजिकली परचेज करके रखा है एक कंप्यूटर, लेट से मेरे पास एक डेस्कटॉप है, तो वो नहीं काम करेगा। लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें क्लाउड दे देता है कि आप यहाँ से इतने साइज़ का आप अपना कंप्यूटर ले लो, पे कीजिए और आप उसको यूज़ कीजिए। तो क्लाउड एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है जो डेटा रियल टाइम में कलेक्ट होकर आता है। क्लाउड पे ही वो मॉडल्स के साथ इंटीग्रेट होकर आउटपुट भी जनरेट करता है। तो क्लाउड एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया है पूरे इस एआई एनालिसिस में, स्पेशली मेरे फील्ड में तो बन ही गया है। जियो स्पेशल एआई कौन कौन से डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या चल रहा है अभी भारत के? जियो स्पेशल एआई ऑलमोस्ट हर चीज़ में है अब। अच्छा। हाँ, आप गवर्नमेंट का फोकस भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे जो डेवलपमेंट वर्क है उसमें जीआईएस टेक्नोलॉजी मैंडेटरी कर दी गई है। जीआईएस, अच्छा, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। हाँ, तो वो मैंडेटरी कर दी गई है अब। और गवर्नमेंट ने 2020 में एक जियो स्पेशल पॉलिसी भी लाई थी जिसमें डेटा सबको अपना ओपन करना है। तो वो भी एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी स्टेप था, वो बहुत दिन से वो पेंडिंग चल रहा था। किसी भी डेवलपमेंट टास्क में गवर्नमेंट के जियो स्पेशल डेटा अब मैंडेटरी है तो वो यूज़ होता है। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी हैं जियो स्पेशल स्पेसिफिक, जैसे नेशनल जियो स्पेशल प्रोग्राम डीएसटी का एक कंप्लीट प्रोग्राम है। फिर आपको टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स बनी हुई हैं। आईटी तिरुपति में एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है जो स्पेशली जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी पे ही काम करती है। ऐसे कई सारे हब बने हुए हैं अलग अलग लेवल के जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी पे काम करती है। यस। 2D एंड 3D प्लान के बारे में आप बताओगे इसमें? हाँ बिल्कुल, कई सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो 2 डायमेंशन में सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो जो जैसे मेरे रिसर्च डोमेन में भी हम लोग 3 डायमेंशनल डेटा भी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल दूंगा। अभी हमने एक वर्टिकल सिटीज़ का एक कॉन्सेप्ट लाया है हमने। सिमिलर कॉन्सेप्ट चाइना में एक सिटी का है और शायद सिंगापुर का भी वो कॉन्सेप्ट है, और शायद मुझे जहाँ तक पता है दुबई भी उस डायरेक्शन में प्लान किया जा रहा है। तो उसमें हमारा एक थ्योरी हमारी थी कि आप सिटीज़ जो हैं वो कंज्यूमर की बजाय प्रोड्यूसर भी बने फूड का। जैसे आप टमाटर उगाना चाहते हैं तो कहाँ उगाएं, कौन बताएगा अब। और एग्रीकल्चरल लैंड्स पे बहुत सारा प्रेशर है। छोटे लोगों के घर भी अब बंटने, जैसे से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़मीन भी कम होती जा रही है, नेट यील्ड भी कम होती जा रही है। तो बेटर उनको किसी और तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए और सिटीज़ को भी सेल्फ एफिशिएंट बनाया जाए। तो अगर आपको पता करना है कि आपके किस फ्लोर पे आप क्या उगा सकते हैं, उसके लिए आपको वहाँ के जो प्रोफाइल है जो किसी चीज़ को सूट करती है वो आपको चाहिए होगी। आपको ये भी पता करना होगा कि यहाँ पे कितनी सनलाइट आती है, क्या टेम्परेचर होता है, कैसे दिन भर में चेंज होता है, नेबर में जो चीज़ें हैं जैसे पेड़ है या बिल्डिंग है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। करेक्ट। तो वो आपको जब तक आप 3D बनाएंगे फिर आप देखेंगे कि अच्छा हाँ ये छाया यहाँ आती है, इस समय पे इतना आता है, ऐसे चेंज होता है पूरा का पूरा सोलर प्रोफाइल, तो फिर ये इस चीज़ के लिए सूटेबल होगी। सिमिलरली अब सोलर पोटेंशियल एनालिसिस हो जाए या डिजिटल ट्विन वर्ड जो आप सुन रहे हैं जो प्लानिंग में हर चीज़, तो डिजिटल ट्विन का मतलब ही है 3D रेप्लिका ऑफ कोई भी एक थिंग इन इंटरेस्ट। अर्बन डिजिटल ट्विन मतलब जो अर्बन एरियाज़ हैं उनका कंप्लीट 3D रेप्लिका। जैसे आप मैं पॉइंट क्लाउड से एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये बताएं कि मेरे सिटी का कितना कार्बन पोटेंशियल है, कितना कार्बन स्टॉक है, कितना कार्बन वो एब्जॉर्ब करता है। तो उसके लिए 2 डायमेंशनल में अगर हम देखेंगे तो एक प्रोजेक्शन होता है पेड़ का, आप बस उसकी बाउंड्री डिलीनिएट कर सकते हैं। लेकिन अनटिल आपको ये पता चले एक्चुअल वॉल्यूम कितना है, फिर वो पेड़ की स्पीसीज़ कितनी, उसके पत्ते कितने चौड़े हैं, तब आपको, और उसकी हेल्थ कैसी है, तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल कार्बन कंटेंट क्या है। तो उनके लिए आपको 3 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। कितना हीट एक सिटी इमिट कर रहा है उसके लिए भी आपको वर्टिकल प्रोफाइल चाहिए होगी। हर दुनिया 3D में है, तो अगर आपको एक्चुअली कुछ डेवलप करना है जो रियल लगे तो उसके लिए आपको 3rd डायमेंशन इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। करेक्ट। तो वहाँ पे 3D ज़रूरी है। यस। एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक AI इंजीनियर की गवर्नमेंट में क्या सैलरी होगी फॉर जियो स्पेशल? हाँ, और AI या जियो स्पेशल AI?
दोनों। हाँ, दोनों। गवर्नमेंट के बजाय आप उसको जनरलाइज कर दे सैलरी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। AI अभी एक बज़वर्ड है और ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, एवरी इंडस्ट्री में AI कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। डिफरेंट लेवल ऑफ AI के टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं। जितनी अच्छी पकड़ आपकी मॉडल बनाने में है, किस तरीके का AI टास्क आप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा क्लीनिंग, तो क्या डेटा क्लीनिंग उतना कॉम्प्लेक्स है जितना एक थर्ड डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन से कुछ एक्सट्रैक्ट करना, वो एक सोफिस्टिकेटेड मॉडल बना। कहने का मतलब जैसे से कॉम्प्लेक्सिटी एक प्रॉब्लम की बढ़ती है AI डोमेन में, उसके हिसाब से सैलरी चेंज होती है। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये सैलरीज 12 लाख पर एनम से रेंज कर सकती है, इवन टिल करोड़ इन प्राइवेट सेक्टर, नॉट इन गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी वो तो शायद फिक्स होता है एक पोस्ट के हिसाब से, इंस्टीड ऑफ ये कि ये AI का पोजीशन है, ये एक शायद एक पोजीशन अगर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है, तो इसकी एक डिफाइंड सैलरी है। प्राइवेट के कॉन्टेक्स्ट में आपको ज़्यादा पता चलेगा कि ये कैसे चेंज हो रहा है। यस। जियो स्पेशल प्रोग्राम के बारे में आप बताएंगे? जियो स्पेशल प्रोग्राम गवर्नमेंट का प्रोग्राम। यस। जियो स्पेशल प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया है और उसमें वो चूँकि अब जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी हर प्लानिंग का एक पार्ट हो चुकी है, तो गवर्नमेंट का फोकस है कि आप इंटरवेंशंस बनाएं जो आप जियो स्पेशल डेटा के ऊपर बना हुआ हो। और जियो स्पेशल, नेशनल जियो स्पेशल प्रोग्राम उसी डायरेक्शन में है, जो AI को भी यूज़ करता है कि आप AI मॉडल बनाइए, जियो स्पेशल डेटा को यूज़ करके डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ हो या कोई भी एक चीज़ हो, आप उसमें जियो स्पेशल डेटा यूज़ कीजिए और उसको प्रमोट करने का काम नेशनल जियो स्पेशल प्रोग्राम करता है। अच्छा, एक क्यूरियोसिटी थी मेरी यहीं पे कि जो गूगल मैप होता है, हाँ। या गूगल का लोकेशन है, जो गूगल का एंड्रॉइड एप्लीकेशंस में लोकेशन आप इनेबल करो, डिसेबल करो, तो ये भी या जियो स्पेशल बेस्ड है या फिर बस वो GPS चिप बेस्ड है? नहीं, ये दो तरीके से हो सकती हैं। हाँ। अगर आप लोकेशन इनेबल करेंगे तो फॉर श्योर जो GPS टेक्नोलॉजी है उसका आप यूज़ करते ही हैं। जो नेटवर्क आप यूज़ करते हैं, लेट्स से आप एयरटेल का यूज़ करते हैं, तो वो भी टावर्स के बेसिस पे आपकी ट्रायंगुलेशन करती है कि अच्छा आप यहाँ पे हो, आप मूव कर रहे हो तो कितना सिग्नल में डिफरेंस आया स्ट्रेंथ में, तो उसके बेसिस पे वो आपकी लोकेशन को लोकलाइज करते हैं। फिर GPS का डेटा फर्दर आपको उसको सपोर्ट करके और एक्यूरेट लोकेशन बताता है। करेक्ट। क्योंकि GPS की खुद की जो एक्यूरेसी है सिटीजन लेवल पे या पब्लिक लेवल पे इतनी एक्यूरेट नहीं है जितना आप यूज़ करते समय चेक करते हैं। तो वो आपको नेटवर्क से आता है। आप अगर कभी फ़्लाइट में अगर आप ओपन करके गूगल मैप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको आपकी लोकेशन नहीं आएगी, लोकेशन आएगी, वो आपको दिखाएगा इवन विदाउट नेटवर्क। तो चूँकि आप बड़े तेज़ मूव कर रहे होते हैं, इस वजह से GPS डिस्टेंस कैलकुलेशन जो होता है वो एरर होने के कारण ज़्यादा बड़ा होता है। और ग्राउंड पे जब आप होते हैं जितना स्लो मूव करेंगे उतना वो कैलकुलेशन आपके यूज़र सेगमेंट में फास्ट होता है। तो इसलिए शायद गूगल का जो फिट ऐप है वो मैं यूज़ करता हूँ, तो जब मैं भागता हूँ तो वो ट्रैक नहीं कर पाता उस लेवल पे, बट जब मैं चलता हूँ या रेंगता हूँ तो वो बहुत अच्छे से इसलिए ट्रैक करता है और मुझे एक एक्यूरेट पॉइंट्स बता देता है उसमें। बिल्कुल, वो उसमें कुछ भी नहीं है। बेसिकली होता है क्या है कि सैटेलाइट्स GPS की हैं और आप जहाँ पे हैं वहाँ से आपकी वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होता है, तो वो कैलकुलेशन आपके यूज़र सेगमेंट पे होता है। GPS सेटअप में सैटेलाइट को आपने लॉक कर लिया, उनके सिग्नल को कितने टाइम लगा एक सिग्नल को यहाँ से पहुँचने में, उसके हिसाब से वो आपकी ट्रायंगुलेशन कर रहा होता है और उसको ट्रायल आइट्रेशन कहते हैं। और फिर उसके हिसाब से इक्वेशन सॉल्व करके आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। अगर एक सैटेलाइट लॉक करेगा तो आप 3 डायमेंशन में कहीं भी हो सकते हैं, 2 लॉक करेगा तो आप मल्टीपल जगह पे हो सकते हैं, फिर 3 आते हैं तो आप वो सर्टेन लोकलाइजेशन बढ़ता चला जाता है, तो वहाँ पे GPS एक्यूरेसी आती है। अच्छा, एक अभी इंटरनेट पे मीम्स या फिर वीडियो वायरल हुई थी कि गूगल मैप नदी में काम नहीं करता है। नहीं, उसका नदी से रिलेशनशिप नहीं है। हाँ। लोकेशन हर जगह है। हाँ। लेकिन अब आप रोड्स पे जाते समय अगर आप मांगेंगे तो रोड, मतलब आप अगर रूट चाहते हैं हाँ। तो वो रोड का देना पड़ेगा ना उसको। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि नदी पे लोकेशन नहीं, आप नाव पे बैठ के अपनी लोकेशन ऑन करेंगे तो आपको दिखेगा ही कि आप कहाँ हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि वो ये अच्छा,
जियो स्पेशल का डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स बताओगे आप? अब जैसे मैंने एक आपको बताया, आपने वहाँ से यहाँ पे ट्रैवल किया है, वो एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है. आपको कोई भी प्लानिंग अगर आपको अपने स्केल में करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बड़ा ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें एआई आपको हेल्प करे जियो स्पेशल डेटा यूज़ करते हुए कि आपका समय बचे. तो आप उसको कैसे करेंगे? आप लेट्स सपोज आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा रही है. सही बात है. और उसके बाद आपको अचानक एक पॉपअप आता है आपके एप्लीकेशन से. वो एप्लीकेशन हैप्टिक हो सकता है, वो आपको बताएगा कि आपको यहाँ पे हो सकता है दूध खरीदने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि अब आप यहाँ पे हैं और आपका पास्ट इन्फॉर्मेशन बताता है कि आप जब भी इधर से गुजरते हैं तो आप शायद दूध खरीदते हैं क्योंकि आप यहाँ पे रुकते हैं. इसके बगल में जो यूजेस हैं वो दूध के हो सकते हैं या कमर्शियल हो सकते हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन भी जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन है. आपकी इन्फॉर्मेशन भी जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन है. ये सजेशन, ये एक डिफरेंट एआई मॉडल हो सकता है, लेकिन ये डेटा एक बड़ा सिंपल कोऑर्डिनेटिव एग्जांपल है कि एक अच्छा सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेटिव वे में बन सकता है. करेक्ट. फ्यूचर ऑफ एआई आपके अनुसार क्या है? फ्यूचर अगर आप सोचें तो अभी जनरेटिव एआई जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ऑलमोस्ट. और उसका एक कारण है क्योंकि जो मॉडल्स हैं वो खूब सारे डेटा को यूज़ करती हैं. बहुत डेटा चाहिए होता है उन्हें. तो ऐसी चीज़ जो डेटा खुद से जनरेट करे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है. तो जनरेटिव एआई इस वजह से बहुत ही ज़्यादा भी ग्रो कर रही है. डिफरेंट तरीके से आप देखेंगे जनरेटिव एआई का यूज़ हो रहा है. तो जनरेटिव एआई फॉर श्योर एक फील्ड है. और दूसरा एथिकल एआई एक फील्ड हो सकता है क्योंकि आपका मॉडल क्या कर रहा है आपको समझ में आना चाहिए, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एक्स पर्सन को देख के वो हमेशा बोले कि यही मर्डर करने वाला है तो यानी कि आप वो बायसनेस भी हो सकती है बेस्ड ऑन डेटा. करेक्ट. तो आपको ये समझाना बड़ा ज़रूरी है कि भाई ऐसा इस मॉडल ने क्यों किया है. एथिक्स आने वहाँ बहुत ज़रूरी है. वो एक फील्ड हो सकता है. एथिकल एआई मेरे ख्याल से बहुत आगे बढ़ने. और क्लाइमेट एआई भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड हो सकता है. जियो स्पेशल एआई तो फॉर श्योर एक है. और एज एआई भी मेरा मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड इवॉल्व होकर आने वाला है. एज एआई क्या होता है? एज एआई फॉर श्योर आपने सुना होगा या देखा होगा कई चीज़ें. एक कोई भी चीज़ जो कि जहाँ पे डेटा कलेक्शन हुआ है वहीं पे सर्टेन प्रोसेसिंग हो तो उसको एज डिवाइस कहते हैं. वरना वो डेटा आपको रिले करना पड़ता है और या स्टोर करते हैं फिर बाद में करते हैं, या लेट्स से नेटवर्क के थ्रू आया फिर आप उस पर वर्क करते हैं. एज एआई वो डेटा वहीं कलेक्ट करता है और प्रोसेस करता है. जैसे ऑटोनोमस कार्स. तो आप क्या चाहेंगे कि वो डेटा मैं पहले खींचूं फिर भेजूं फिर मुझे बोलो कि तुम कहाँ चलो, या वहीं पे तुम सारे डिसीजंस ले लो. तो एज एक सेटअप वैसा है और वो इसको भी सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी को भी सपोर्ट करता है. क्योंकि अगर जितना आप रिले करेंगे उतना आपके डेटा को करप्ट करने के, मॉडुलेट करने का, अटेनुएट करने के चांसेस ज़्यादा है. तो वो रियल टाइम एप्लीकेशंस में बहुत यूज़ होता है. अभी वो थोड़ा एज और थोड़ा ऑफ मिक्स चल रहा है क्योंकि अभी एल्गोरिथम थोड़ा हैवी है. ये भी एक फील्ड बहुत जैसे आपने पूछा है कि लाइट वेट तरीके के अगर ऐसा एआई एल्गोरिथम जो बड़ी फास्ट प्रोसेसिंग करे, वो एक फॉर श्योर एक फील्ड होगा ताकि सबको वो सपोर्ट कर पाए. करेक्ट. तो थैंक यू सो मच वैभव सर. थैंक यू. आपने इतना अनमोल समय आपका दिया और ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेगा उनके लिए जो जनरेटिव एआई के बारे में जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट में एआई में जानना चाहते हैं. थैंक यू. मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी सारे मैं पॉडकास्ट देखता हूँ. टेक पॉडकास्ट भी आप लोग कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, स्पेशली उनके लिए जो टेक फील्ड में समझना चाहते हैं चीज़ें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.